हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये चैप्टर है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एक अखेट का अर्थ होता है शिकार और खाद्य संग्रह का अर्थ होता है कि जो भोजन इकट्ठा करना। शिकार से भोजन इकट्ठा करने से लेकर भोजन को उत्पादन करने तक जो भी सफ़र रहा था उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दी हुई है। सभी चैप्टर्स में आपको ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलेगी। ये एक बच्चे तुषार की रेल यात्रा के बारे में बताया गया है कि वो अपने रिश्तेदार के घर शादी के लिए जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। तो रास्ते में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। हमें अक्सर अच्छा लगता है खिड़की वाली सीट के पास बैठना। तो वहाँ से वो बाहर का पूरा नज़ारा देख रहा था और तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूट रहे थे। तो तभी उसके चाचा ने उसे कहा कि आप तुषार, आपको पता है कि सिर्फ 150 साल पहले ही रेल यात्रा शुरू हुई थी, बस तो कुछ टाइम बाद आई थी। फिर ये तुषार के मन में सवाल आता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए कुछ ऐसे व्हीकल्स नहीं थे, कोई ऐसी तेज रफ्तार वाली कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी, तो लोग यात्रा करते थे या नहीं करते थे। तो उसके मन में कुछ ऐसे सवाल आने लगे। तो आइए देखते हैं हम इन सवालों के क्या जवाब होंगे। सबसे पहले देखिए, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आरंभिक मानव थे वो इधर से उधर क्यों घूमा करते थे। हमें उन लोगों के बारे में पता है कि जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कुछ ऐसे लोगों की हम बात करते हैं जो लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से, क्योंकि ये उनकी एक टेक्निक थी भोजन इकट्ठा करने की या भोजन का इंतजाम करने की। इसी वजह से हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक का नाम देते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ वगैरह पकड़ते थे, पक्षी वगैरह और फल, ये फूल होगा, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये एक उनकी भोजन इकट्ठा करने की विधि होती थी। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो भोजन एकत्र करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे और उनके कारण क्या थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि अगर वे एक जगह पर ही ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फूल जानवरों को खाकर खत्म कर देते। इसलिए वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था उन्हें। अगर हम एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ के जो जो भी वनस्पति होगी उसको तो खाकर हम एक दिन में वो खत्म हो जाएगी, एक दिन में नहीं कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा। ऐसे तो है नहीं कि अगर हमने एक पौधे से कोई फल तोड़ लिया तो अगले दिन नया फल आ गया। तो ऐसा होता था कि जब एक जगह पर रहते थे ज़्यादा दिनों तक तो वहाँ पर जो भी वनस्पति थी, पौधे थे, फल थे, जानवरों का शिकार करके खत्म हो जाती थी। तो फिर वो भोजन की तलाश के लिए किसी दूसरी जगह जाते थे। ये भी एक कारण था। अब दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए एक या दूसरी जगह जाते रहते। जैसे कि हिरण, जब हिरण एक जगह पर रहता है तो वहाँ का जो चारा होता है वो खाकर खत्म हो जाता है। अब वो उसे चारा खाने के लिए हिरण दूसरी जगह चला जाएगा। तो अब जो हिरण का शिकार करने वाले लोग होंगे वो हिरण के पीछे पीछे दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये भी एक कारण था। जानवरों का शिकार करने वाले लोग जानवरों के पीछे जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तीसरा कारण क्या था कि पेड़ों और पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम के अनुसार आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आज भी हम देखते हैं कई मौसमी फसलें होती हैं जो गर्मी के समय में, कुछ ऐसी फसलें जो सिर्फ गर्मी में होती है और कुछ सर्दी में होती है। तो मौसम के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जहाँ पर उन्हें गर्मी में फल और फूल मिलते थे वो वहाँ गर्मी में पहुँच जाते थे और जहाँ सर्दी में मिलते थे तो वहाँ पर सर्दी में पहुँच जाते थे। और चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव ही नहीं है। पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता था। आज अगर हम देखें तो आज तो घर में हमने वो मोटर्स वगैरह लगाई होती हैं, नल होते हैं, लेकिन तब क्या था, झीलों में से पानी लेते थे, झरनों में और नदियों में से। और ये नदियाँ कुछ ऐसी होती थी, नदियाँ और झीलें जो सूख जाती थी, कभी बारिश नहीं आती थी। तो जहाँ पर कुछ ऐसी नदियाँ थी जहाँ जो सदाबहारी थी, जो लगभग पूरा साल ही चलती रहती थी, जिनमें पानी होता था। तो जिस नदी में पानी कम होता या सूखा आ जाता था तो उस जगह से वे दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पर उन्हें पानी
पानी मिल जाता था, तो पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये 4 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। कुछ ऐसी वस्तुओं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले उन्हें जहां जिनका निर्माण, जिनको अखेटक खाद्य संग्रह को जो निर्माण करते थे और उनका यूज करते थे। ऐसा संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए थे। अगर आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हमें पत्थर मिलते हैं जिनको औजारों के रूप में यूज किया जाता था। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी कुछ ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल और फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल होती है और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांस जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब देखिए, जब हम शुरुआत में हमने किया था कि आरंभिक मानव, इतना उनको कोई नॉलेज नहीं थी, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था। वो सिर्फ उनको इतना नहीं पता था कि पत्थर से औजार भी बनाए जा सकते। इस समय तक आते आते कुछ समय के बाद, कुछ सालों बाद उनका दिमाग जो विकसित होने लगा और दिमाग का वो यूज़ करके पत्थरों से हथियार बनाने लगे और पत्थरों को वो हड्डियां लगा देते थे जानवरों की, या फिर लकड़ियों का मुट्ठा लगाकर उसको हथियार, जैसे आरी होती है ना, आरी का यूज़, ऐसे जो आरी होती है उसके नीचे ये मुट्ठी सी लगी होती है, ऐसे उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। और इनका प्रयोग क्यों करते थे? लकड़ियाँ काटी जाती थी या फिर जानवरों की खाल उतारने के लिए उनका अलग अलग प्रकार से यूज़ करते थे। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया हुआ है, चित्र बनाया गया। यहाँ पर देखिए पेड़ की जो छाल है वो उतारने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर जो कपड़े सिलने के कपड़े मीन्स कि उस समय कपड़े तो नहीं थे, परंतु जो जानवरों की खाल होती थी ना, उसके वो अपना शरीर ढक लेते थे जब उन्हें ठंड लगती थी। तो उन जानवरों की जो खाल है उसको सिलने के लिए ये देखिए पत्थर का प्रयोग, ये जो नुकीला पत्थर है इसका प्रयोग किया जाता था। तो उस समय पर धीरे धीरे जो आरंभिक मानव था उनका दिमाग विकसित होने लगा और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जिनके हमें आज भी एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए रहने की जगह कैसे निर्धारित होती थी, लोग कहाँ पर रहते थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल का अर्थ हम समझ लेते हैं। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो उनके बची खुची जो भी सामान होता है वो मिलता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वहीं छोड़ गए थे। जब वो एक जगह रहते थे तो पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजारों के रूप में बर्तन बनाते थे या उनका यूज़ करते थे। तो वो जब दूसरी जगह जाते थे तो पहला सामान वहीं पर छोड़ देते थे। आज क्या करते, हम अपना पूरा सामान एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन तब क्या होता था कि वो उनके पास ऐसा कुछ खास होता ही नहीं था। वो पत्थरों का यूज़ करते थे तो पत्थर उन्हें जहाँ कहीं भी आसानी से मिल सकते थे, कहीं दूसरी जगह जाते तो। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे, कौन कौन से पुरास्थल हैं। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि पुरास्थल क्या होता है, जहाँ पर औजार मिलते हैं, बर्तन और इमारतों के कुछ एविडेंस मिलते हैं। हमें प्रॉपर तो वैसी वस्तुएं नहीं मिलेगी, पर कुछ उनके एविडेंस मिलेंगे जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आरंभिक मानव यूज़ किया करते थे। तो जब वो अपना काम करते थे एक जगह पर रहकर, उन वस्तुओं को वहीं पर यूज़ करके वहीं पर ही छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। और ये कहाँ पर मिलती है? हमें ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं कुछ ऐसे एविडेंस, ज़मीन के अंदर भी जो दब गए हैं वो भी मिलते हैं, और कई बार तो समुद्र के और नदी के जो तल है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये पुरास्थल थे। अब देखिए पुरास्थल कहाँ कहाँ पर लोग रहते थे। देखिए हम मैप में देखते हैं, लाल तिकोण वाले जो स्थान है वहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट स्थान दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही स्थान थे, स्थान बहुत ज़्यादा थे जहाँ पर हमें कुछ कुछ एविडेंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थानों के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो लाल तिकोण वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए भीमबेटका, इधर हुस्न की और कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पर
अखेटक खाद्य संग्राहक के होने के कुछ एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट जो स्थान है वही दिखाए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए। कुछ क्या यहाँ पर मोस्टली ऐसी जगह हैं जो नदियों और झीलों के किनारे में बसी हुई थी, क्योंकि उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, या जब जो पानी नदी और झीलों के आसपास का एरिया होता है जहाँ वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर उन्हें खेती करना आसान होता था। इसलिए लोग नदियों के किनारे, झीलों के किनारे ज़्यादा बसे होते थे। अब देखिए यहाँ पर और भी जगह आप देख लीजिए। आगे हम देखेंगे ये पुरापाषाण पुरास्थल क्या है, नवपाषाणिक युग क्या है, महापाषाणिक, तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे डिटेल में करेंगे। ये कुछ स्थान ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पर उनके रहने के हमें प्रमाण मिलते हैं, कुछ ऐसे सबूत एविडेंस मिलते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके। हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने पत्थरों का ही यूज़ किया था, कि पत्थरों को औजार के रूप में यूज़ करने लगे थे, और औजार से उन्होंने बहुत सी ऐसी वस्तुएं बनाई, जैसे कि वो पेड़ को काटने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए, या फिर जो जानवरों की खाल थी उसको सिलने के लिए, क्योंकि उस समय वो शरीर को जानवरों की खाल से ढकते थे, या पत्तियों वगैरह से, जो पेड़ के जो पत्ते होते उन्हीं से ढका जाता था, तो इसलिए पत्थरों का बहुत महत्व था उस समय पर। यहाँ पर देखिए गुफा में हमें कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जहाँ पर उनकी हमें कुछ सोच के बारे में पता चलता है। ये देखिए ये चित्र बना हुआ है। ये चित्र हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा में से मिला है। जिन गुफाओं में लोग रहते हैं उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर की गुफाओं में से चित्र मिले। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो देखिए उन आरंभिक मानव के जीवन में जंगली जानवरों का भी बहुत महत्व था। यहाँ देखिए जब वो चित्र बनाते थे तो जंगली जानवरों के साथ उनके चित्र, देखिए यहाँ पर ऐसा हम सोच सकते हैं कि हिरन जो भागा जा रहा है और ये व्यक्ति उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहा है। तो उनकी जो जिनके महत्व उनकी लाइफ में ज़्यादा था उनकी ज़िंदगी में, तो उनके बारे में ही वो अपने चित्र के द्वारा अपने विचार व्यक्त किया करते थे। यहाँ पर देखिए ये ऐसी गुफाएं होती थी। ये भीमबेटका की गुफा है। ये देखिए इन गुफाओं में से ऐसे चित्र मिले हुए हमें बने हुए मिलते हैं। पुरास्थल हमने कर लिया था कि पुरास्थल ऐसी जगह जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसे कुछ मिलते हैं। तो आग की खोज कैसे हुई? अब देखिए आग की खोज तो बहुत समय पहले हो चुकी थी, लेकिन हमें आग के क्या एविडेंस क्या मिलते हैं। हम पहले यहाँ पर कुरनूल गुफा देख लेते हैं मैप पे दोबारा से। ये देखिए कुरनूल गुफा, ये देखिए ये रही कुरनूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पूर्वी तट है वहाँ पर है कुरनूल गुफा। तो यहाँ पर कुछ आग के हमें एविडेंस मिले हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जब हमें राख मिलती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें आग जलानी आती होगी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, जैसे वहाँ पर उस समय कोई लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो गुफा में जो प्रकाश करने के लिए आग का प्रयोग करते थे। मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर नाम और तिथियां जो हमने देखा था, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण और महापाषाण, नवपाषाण क्या है उसके बारे में हम कर लेते हैं। जिस काल में बारे में हम पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो बिल्कुल जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाला पुरापाषाण। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना, पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व में बताता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जिस समय में ज़्यादा पत्थरों के औजार मिलते हैं, जब उनका महत्व ज़्यादा था, तो उस समय को हम पुरापाषाण के नाम से पुकार सकते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के जो बीच का समय है वो पुरापाषाण काल था। इस काल को भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण को भी आरंभिक, मध्य और उत्तर।
पुरापाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो 99% हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जो कहानियाँ होती हैं, वो इस समय पर घटित हुई थी पुरापाषाण काल में। अब देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक के बीच-बीच का था और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि जब पत्थरों का यूज़ किया जाता था, तो बड़े-बड़े पत्थरों को उन्होंने औज़ारों के रूप में यूज़ कर लिया था। और जब मध्यपाषाण का समय आया तो वो पत्थर छोटे होते गए साइज़ में और ऐसा माना जाता है कि जो पर्यावरणीय बदलाव, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो चुके थे, तो उसके बाद का जो समय था उसको मध्यपाषाण युग कहा गया। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे थे। तो उस समय के बाद जब उन्हें पत्थरों का यूज़ पता चला तो वो पत्थरों का आगे अपने तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने लगे थे। अब देखिए, अगला जो समय है उसके बाद 10,000 साल पहले से उसको नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का अर्थ होता है नया जैसा है ना? तो कुछ यहाँ पर स्थानों के नाम दिए हैं जिन्हें हम आगे और डिटेल में करेंगे जब हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वहीं करेंगे। तो देखिए, बदलती जलवायु में बदलाव कैसे आए थे और किस समय पर बदलाव देखे गए थे। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया की जलवायु में बड़े-बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लग गई थी। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जो क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ रही थी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो जब पर्यावरणीय बदलाव हुए तो गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ने से जो घास वाले मैदान थे वो भी बनने लग गए थे। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, जब घास वाले मैदान बने तो जानवरों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई थी, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आ गए। यहाँ तक हमने पीछे भी देखा था कि उनका एक रीज़न क्या था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, कि जो जानवरों का शिकार करते थे उनके पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाते थे। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे थे। फिर वो जानवरों के बारे में अच्छे से अध्ययन करने लगे कि ये लोग क्या खाते हैं, इनका प्रजनन कैसे होता है। तो तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे थे। अब वो जानवरों को पालने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही इस समय में मछली का भोजन उसका भी महत्व बढ़ गया था। तब उन्हें पता चला कि मछली को भी पकाकर या ऐसे खाया जा सकता है। अब देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब होती है और कैसे होती है। इसी समय पर उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसे कहीं पर कुछ बीज गिर गया तो वहां से कुछ धान उग गया और गेहूं, जौ वगैरह उगने लग गए और महिलाओं और पुरुषों, बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। फिर उन्हें पता चला, जब कोई मान लीजिए कोई बीज गिरा तो उससे कोई भी धान, कोई पौधा उग गया तो उस पर जो फल लगे थे या कुछ भी गेहूं होता है, अनाज होता है, तो उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वो ऐसा उन्हें ये भी सीखने लग गए थे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। फिर ऐसा करते करते लोगों ने अनाज खुद पैदा करना सीख लिया था। जब उन्हें नॉलेज होने लगी अनाज की तो वो खुद भी अनाज उगाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो कृषक बन गए थे, कृषि करने लग गए थे। इसी तरह फिर लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अपने घर के बाहर वो ऐसा चारा रखते थे जो जानवर खाने के लिए उनके घर के पास आते थे और वो उन्हें पालतू बना लेते थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि सबसे पहले जो जंगली जानवर जिनको पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे फिर लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आकर्षित करने लगे थे। वे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे।
अक्सर लोग दूसरे जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो जंगली जानवर थे, जो खतरनाक थे, उनसे इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे-धीरे वे पशुपालक भी बन गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि वो गुफा में रहते थे आरंभिक मानव, फिर उन्होंने पत्थरों का यूज़ किया, फिर उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल चेंजेज़ आए, उसकी वजह से क्या हुआ कि घास के मैदान बने, फिर जानवर एक जगह से दूसरी जगह आने लगे, तो वो जानवरों को फिर उन्होंने पालना शुरू कर दिया। पालने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया था कि अपने घरों के बाहर वो ऐसा चारा रखते थे जो जानवर खाने के लिए उनके घर के पास आते थे, तो उनको वो पालतू बना लेते थे। तो सबसे पहले हमें कुत्ते का जो जंगली पूर्वज है उसके एविडेंस मिलते हैं कि सबसे पहले पालतू उसको बनाया गया होगा। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे पालकर उन्हें फिर उनके बारे में पूरी तरह अध्ययन करने लगे, फिर कृषि करने लग गए थे और फिर उन्हें जो उन्होंने जानवर पाले हुए थे उनकी सुरक्षा भी किया करते थे। अब देखिए, घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जो लोगों ने पौधे उगाने शुरू कर दिए थे, जानवरों की देखभाल करने लगे थे, तो उसको घरेलूकरण का नाम दिया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से अलग होते थे। जो वो जानवर जिनको पालतू बनाते थे वो जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह क्या थी कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, लोग उन्हीं पौधों जानवरों को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को पालतू बनाते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चयन करना शुरू कर दिया था। वो जानवर पालते थे कि जो बीमार कम हो जिनमें बीमारियां कम होती हों, और फिर उन्होंने अनाज भी वही चुना जिनमें बड़े-बड़े दाने उगते हों, जब बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। और साथ ही जिनकी मजबूती डंठलें होती थी, वो अनाज के जो दाने पके होते हैं ना, उनको संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर फिर रखा जाता था ताकि फिर अगले समय में भी उनसे पौधे उगाए जा सके। और फिर ऐसे जानवरों को चुनते थे जो अहिंसक होते थे। मतलब कोई ऐसे नहीं खूंखार जानवर पाल लिया और फिर बाद में उन्हीं को ही मारकर वो खा गया। तो वो जानवर ऐसे चुनते थे जिनके दांत छोटे हों, वो खूंखार कम होते हैं, इसलिए छोटे दांत वाले जानवर उन्होंने पालने शुरू कर दिए थे। अब देखिए आगे, यहाँ पर देख लीजिए पहले अनाज के उपयोग उस समय पर क्या होते थे। आज सिर्फ हम अनाज किस लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता, बीज के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो उस समय पर भी बीज के रूप में यूज़ होता था, खाद्य के रूप में, खाना वगैरह पकाने के रूप में, उपहार के रूप में। देखिए आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम उपहार क्या करते हैं, गिफ्ट हम किसी बाजार से किसी शॉप से खरीद कर लाते हैं, तो वैसा तोहफा देते हैं। लेकिन उस समय तोहफे अनाज का तोहफा दिया जाता था। भंडारण के लिए हम मतलब कि उनको भंडार करके रखा जाता था कि आगे जब भी कोई मुसीबत हो या कुछ भी आपदा, कुदरती आपदा, जो किसी भी कारण से अनाज की उनके पास कमी ना हो। अब देखिए, एक नवीन जीवन शैली का आरंभिक होती है, एक नवी जीवन शैली। अगर हम देखें किसी पौधे के बीज को बोकर देखेंगे, हम पाएँगे कि इसे विकसित होने के लिए कुछ समय लगेगा। आज भी हम देखते हैं, जब हम गेहूँ या धान वगैरह उगाते हैं तो उसको 3-4 मंथ के बाद उस पर फसल आनी शुरू होती है ना? उस पर फल आने शुरू होते हैं। तो इसमें कुछ दिन भी लग जाते हैं, महीने या फिर सालों तक भी समय लग सकता है। इसलिए लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए एक जगह पर ही उन्हें रहना पड़ता था लंबे समय के लिए। देखभाल के लिए वो क्या करते थे, फसलों के पकने तक वो पौधों की सिंचाई करते थे, खरपतवार हटाते थे, जो उनमें से जड़ी बूटियाँ होती थी उन्हें, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा किया करते थे, और बहुत से ऐसे काम थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने लग गए थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना जरूरी था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी थी। अब देखिए, अनाज को वो भोजन के रूप में भी यूज़ करते थे और बीज के रूप में भी। तो दोनों दोनों चीज़ों के लिए उन्हें अनाज को संभाल कर रखना था और फिर वो भंडार करने लग गए थे। बहुत से इलाकों
बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन भी बनाए थे, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में उन्होंने गड्ढे खोदे थे। तो जो बड़े बर्तन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो बड़े बर्तन के हमें एविडेंस मिलते हैं मिट्टी के बर्तन के, तो उनमें हो सकता है वो लोग अनाज का भंडार करके रखते हों और फिर उन्होंने टोकरियाँ बुननी शुरू कर दी थी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी वो अनाज रख लिया करते थे। अब देखिए जानवर क्या थे? चलते-फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं और जिनकी संख्या फिर बढ़ती जाती है। एक जानवर से आगे जानवरों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है। साथ ही उससे क्या मिलता है? दूध भी प्राप्त होता है, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का भी एक तरीका है। तो देखिए अगर पशु पालना शुरू करेंगे तो वो भी एक भंडारण का तरीका है, क्योंकि उससे हमें दूध भी मिलता है और उससे संख्या भी बढ़ेगी जानवरों की। फिर उसे वहाँ जो उनका जो मांस होता है उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम कैसे पता करें कि जो आरंभिक कृषि थे, पशुपालक थे, वो कहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। हमने मैप में देखा था कि पूरे उपमहाद्वीप में ऐसे एविडेंस ऐसी ऐसी जगहों पर मिले हैं जहाँ पर ऐसा लगता था कि कृषि और पशुपालक लोग रहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो हमने मैप पर देख लिया था कि जो आधुनिक आज का कश्मीर है और पूर्वी दक्षिण भारत है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पशुपालक रहते थे, उनके ऐसे एविडेंस मिले हैं। दरअसल में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूने का अध्ययन करते हैं। वहाँ से जो उन्हें पौधों और पशुओं की जो हड्डियाँ मिलती हैं, जो पौधों के कुछ एविडेंस मिलती हैं, तो वहाँ पर उनकी पूरी स्टडी करके ऐसा पता किया जाता है कि वहाँ पर पशुपालकों कृषकों की बस्तियाँ थी या नहीं रहती थी। इनमें सबसे रोचक थे जले हुए अनाज के दाने जो उन्हें मिले हैं। जले हुए अनाज के दाने, ऐसा लगता था कि ये या तो गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए थे। वैज्ञानिक इन्हें अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती रही होंगी। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि अगर हमें अनाज के दाने मिले हैं जले हुए, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फसलें उगाई जा रही थीं। और विभिन्न प्रकार के जानवरों की जो हड्डियाँ भी मिली हैं, उनकी भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए स्थायी जीवन की ओर कैसे आरंभिक मानव बढ़ रहे थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान भी मिले हैं। कुछ ऐसी जगहों पर उन्हें झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि आज के आधुनिक कश्मीर में है। बुर्ज होम नाम की जगह, वहाँ पर बुर्ज होम के लोग जो थे गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जैसे ठंड के मौसम में वो जमीन के नीचे चले जाते होंगे और गर्मी के मौसम में ऊपर आ जाते होंगे। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, या फिर जैसा हमने पहले देखा था कि वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे या फिर रोशनी के लिए भी आग जलाया करते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणी उपकरणों से भिन्न है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हम पुरापाषाण युग की बात करें तो वहाँ पर जो पत्थरों के हमें उपयोग मिलता है, जो हमें एविडेंस मिलती है, उनसे बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना मतलब तेज करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अगर आज भी हम देखें तो ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों करते हैं कि मसालों को पीसने के लिए या फिर वनस्पतियों और अनाज को पीसने के लिए। तो उस समय पर भी लोग ऐसे ही यूज़ किया करते थे।
इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा था। तो लगातार ही उनका प्रयोग किसी न किसी तरीके से उनके साइज़ में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग लगातार होता जा रहा था और कुछ औज़ार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए गए हैं, कुछ नवपाषाण युग के जो उपकरण हमें पत्थर मिलते हैं, ऐसे हैं। जो नवपाषाण युग के जो पत्थर हैं, ये देखिए ये कम तीखे हैं थोड़े, है ना? तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे ये स्क्वायर टाइप हैं, इनमें इतनी नुकीले नहीं हैं। जो हमने पहले देखे थे पुरापाषाण काल में, वो बहुत नुकीले पत्थर थे, ऐसी उसकी शेप बनी हुई थी। अब देखिए नवपाषाण युग के पुरा स्थल से कई प्रकार के हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये देखिए ऐसे मिट्टी के बर्तन थे जिनमें वो भोजन का भंडार किया करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। अब नवपाषाण युग तक आते आते मानव जो था, आरंभिक मानव, वो इन बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी कर रहे थे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज उन्होंने डेली यूजेस पर करने लग गए थे और इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था उनके भोजन का। और इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा रहे थे। जब उन्हें कपड़ों के बारे में, कपास से उन्होंने फिर धागा बनाना शुरू किया, तो धागे से कपड़ा बुनना शुरू कर दिया था। तो ऐसे वो सूत काट कर उन्होंने कपड़े का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था और फिर वो इसके लिए कपास का उपयोग करते थे, मतलब कपास के पौधे उगाया करते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करते थे, वहीं दूसरे लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया था। तो एक समय पर इतने हर एक जगह पर एक समय में चेंजेस नहीं आए थे। कुछ जगह अभी भी ऐसी थी जहाँ पर शिकार और भोजन संग्रह किया जाता था और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी और लोगों ने खेती करनी, पशु पालना शुरू कर दिया था। आज भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पुराने समय में पुराने समय की जिनकी सोच जो पुराने समय से मिलती जुलती है, जो पुरानी सोच वाले होते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है। तो देखिए कई ऐसी जगह जहाँ पर अभी भी गाँव में बिजली नहीं आती है, तो लेकिन अगर हम शहरों में देखें तो लगभग सभी शहरों में बिजली का प्रयोग होता है। तो इसी तरह उस समय भी ये सारे चेंजेस एक समय पर हर एक जगह नहीं हुए थे। बहुत जगह लोग मौसम के हिसाब बदल कर मौसम के मुताबिक अपनी जीविका चलाया करते थे। वो मौसम के अकॉर्डिंग काम किया करते थे और वो अपना जीवन यापन करते थे। अब देखिए जीवन मृत्यु के भी कुछ एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर हमें मैप देखना होगा। वहाँ पर मेहरगढ़ को पहले हम मैप ही देख लेते हैं। उसमें मेहरगढ़ स्थान है, उसको ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर हमें जीवन मृत्यु के कुछ एविडेंस मिले हैं। ये देखिए मेहरगढ़, यहाँ जो आज के पाकिस्तान में है, ये देखिए मेहरगढ़। तो यहाँ पर कुछ जीवन मृत्यु के एविडेंस मिलते हैं। ये जो मेहरगढ़ था वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू करना सीखा था। तो मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहाँ वो इलाका है जहाँ पर जौ, गेहूँ सबसे पहले उगाया गया था और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले शुरू किया गया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ, कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वो पालतू जानवर रखा करते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड में एक ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर टाइप का जो चौकोर है, इसमें चार कमरे बने हुए हैं। ऐसा है कि कुछ कमरे भंडारण के काम आते होंगे। जहाँ पर कुछ ऐसे कमरे हैं, कुछ तो रहने के लिए, लेकिन कुछ का प्रयोग वो भोजन को भंडार करने के लिए करते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे और लोगों की आस्था होती थी। उस समय पर लोगों की सोच ऐसी थी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इसलिए कब्रों में जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ कुछ ऐसा सामान रखा जाता था
मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं कि एक कब्र में एक मृत व्यक्ति के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था और इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। तो अगर हम उनकी सोच के अकॉर्डिंग चलें तो हो सकता है उन्होंने इसलिए व्यक्ति के साथ एक बकरी को दफना दिया था कि परलोक में मृतक जो जिस व्यक्ति की मृत्यु है वो वहाँ जाकर भी इसे बकरी का मतलब उसको शिकार टाइप कुछ खाकर उसे खा सकता था परलोक में। तो ऐसे कुछ ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये मानव का कंकाल है और यहाँ पर देखिए बकरी का और जानवरों के कंकाल मिले हैं। अब देखिए ये था हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग समझ ले। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो इसका मीनिंग आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अखेटक खाद्य संग्रह हमने देखा था, जो शिकारी करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे। पुरास्थल जहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, औजार, पत्थरों के औजार और कुछ ऐसे एविडेंस जहाँ से हमें आरंभिक मानव के रहने के अवशेष मिलते हैं, ऐसी जगह थी वो। उद्योग स्थल, आवासीय स्थल जहाँ पर लोग रहते थे। उद्योग स्थल जहाँ पर वो काम किया करते थे। पूरा पाषाण हमने किया, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। कृषक जो थे वो बाद में धीरे धीरे कृषि में, आरंभिक मानव भोजन संग्रह से लेकर धीरे धीरे कृषि में तब्दील होने लगा। पशुपालक, जो लोग पशु पालते थे। नवपाषाण युग और कब्र। तो ये सारे अर्थ हमने समझ लिए हैं। तो ये था हमारा आज का ये चैप्टर। तो आप ये एक्सरसाइज एक बार करके देख लीजिएगा। आगे भी देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, अभी इनको रटने की ज़रूरत तो नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए मध्य पाषाण युग कहाँ से कहाँ तक था। 12,000 से 10,000 साल पहले की बात है। और बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? लगभग 12,000 साल पहले। उससे पहले क्या था? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। नव पाषाण युग का आरंभ हुआ 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। तो ये जो मेहरगढ़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैप में भी अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आरंभिक पाकिस्तान में है। तब उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को भी ऐड किया जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान अलग है, तो हमें फिर भी इसको अच्छे से याद रखना होगा कि मेहरगढ़ किस जगह पर है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।